हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। आप आए दिन न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल पे आप लोग ये वर्ड जरूर सुनते होंगे। किसके बारे में? इकोनॉमी के बारे में, कि आज इकोनॉमी बढ़ गई है, आज इकोनॉमी घट गई है। यानी कि ये वर्ड बड़ा कंफ्यूज करता है आपको। कौन सा वर्ड? इकोनॉमी। समझ नहीं आ पाता कि आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं न्यूज चैनल पे कि इकोनॉमी बढ़ गई, इकोनॉमी घट गई। लेकिन अब आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन सभी सवालों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। बस इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, तभी आप इकोनॉमी का मतलब अच्छे से समझ पाएंगे। इकोनॉमी का मतलब समझने से पहले मैं इसका आप लोगों के लिए एक बेस तैयार कर देता हूं, तभी आप इस इकोनॉमी का मतलब और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझेंगे। क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? चलिए देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द मनी, यानी कि आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं हैं जो धन से संबंधित होती हैं। यानी कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो पैसों से रिलेटेड हो, यानी कि मनी से रिलेटेड हो, उसी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि एक टीचर का स्कूल में पढ़ाना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इससे वो अर्न करता है, यानी कि पैसा कमाता है। ऐसे ही एक डॉक्टर का हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करना, यह भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इससे भी उसके पास क्या आएंगे? पैसे आएंगे, यानी कि उसे सैलरी मिलेगी। ठीक है ना। और एक किसान जो खेत में काम करता है, वो भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ अर्न करता है। यानी कि हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो पैसों से संबंधित होती हैं। यानी कि इन एक्टिविटीज को करके लोग कुछ ना कुछ क्या करते हैं? अर्न करते हैं, यानी कि कमाते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। यानी कि अब हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने प्रकार की होती है। ठीक है ना। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 4 कैटेगरी में बांटा गया। कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली एक्टिविटी, जो कि है प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड आइडियाज नॉलेज इनटू सर्विसेज। मतलब उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें हम कच्चे माल को तैयार माल में और विचारों ज्ञान को सेवाओं में परिवर्तित करते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है। जैसे आप एक एग्जांपल आप समझो। मान लो कि आपने लकड़ियां पड़ी हुई थी, आपने उस लकड़ियों को चेयर में बदल दिया, यानी कि कुर्सियों में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या है? एक प्रोडक्शन है। क्या है ये? प्रोडक्शन है, क्योंकि आपने रॉ मटेरियल, लकड़ियां क्या थी? रॉ मटेरियल थी। आपने उस रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर दिया? चेयर्स में बदल दिया। तो जब भी ऐसा होता है कि आप किसी भी रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देते हो? आप फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। इसमें आप जो टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो, वो टेक्नोलॉजी यूज करके आप क्या करोगे? रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर दोगे? फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है। तो प्रोडक्शन भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें भी मनी का यूज होता है। किसका यूज होता है? मनी का यूज होता है। ठीक है ना। जैसे कि प्रोडक्शन करते कौन है? प्रोड्यूसर्स करते हैं। और प्रोड्यूसर्स जब इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो वो क्या अर्न करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं। और प्रॉफिट किस टर्म में होता है? मनी की टर्म में होता है, पैसों की फॉर्म में होता है। क्या? प्रॉफिट। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो आपने देखा यहां पे पैसों का यूज हो रहा है
उसी तरीके से आगे चलते हैं और बात करते हैं कंजम्पशन की। ये दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसे हम क्या कहते हैं, उपभोग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि यह मानव की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। यानी कि आप देखो कंजम्पशन कौन करते हैं, जितने भी सारे कंज्यूमर्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं, कंजम्पशन ही तो करते हैं। क्या करते हैं, कंजम्पशन ही करते हैं। कंजम्पशन का मतलब ही क्या हुआ, सिंपल सा मतलब है कि भाई गुड्स का आप यूज कर रहे हो, गुड्स का आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो ये क्या है, कंजम्पशन है। जैसे कि मान लो मैंने ब्रेड का पैकेट खरीदा, अब ब्रेड का पैकेट खरीदा तो देखने के लिए तो खरीदा नहीं होगा, तो क्या करूंगा मैं, उस ब्रेड का पैकेट का यूज करूंगा ना, मतलब ब्रेड को खाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, कंजम्पशन है। क्या है ये, कंजम्पशन है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर भी यूज हो रहा है क्या, पैसा, यानी कि मनी। कैसे कि भाई आपको फ्री में तो मिलेगा नहीं ब्रेड का पैकेट, आपको पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे ब्रेड के पैकेट को खरीदने के लिए। तो आप बताओ यहां पे भी पैसों का यूज हो गया कि नहीं हो गया। तो ये भी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि हर एक कंज्यूमर को पैसा खर्च करना ही पड़ता है। किस चीज के लिए, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को खरीद कर, ठीक है ना। यानी कि गुड्स और सर्विसेज को खरीदेगा और उससे वो क्या करेगा, अपनी वांट को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन खरीदने के लिए किसका यूज हुआ, पैसों का यूज हुआ। इसलिए ये भी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और एक्टिविटी आती है और उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम है उसका, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आवंटन। द टर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यानी कि यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं। इट इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग द वेरियस इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री। यानी कि एक कंट्री के जितने भी लोग हैं, यानी कि जो पर पर्सन है, उसको नेशनल इनकम जो होती है ना, देश की आय जो होती है, उन लोगों में बांटी जाती है। यानी कि हर एक इंसान को नेशनल इनकम क्या करी जाती है, बांटी जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। आप ऐसे समझ लो कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है कि जब देश की राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कहां, हम लोगों के ऊपर, यानी कि हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि हर एक इंसान को नेशनल इनकम का बंटवारा किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। It focuses on why there is difference in the income distribution between different groups or classes of people। तो यहां पर हमें सीखने को क्या मिलता है, यहां पे हमें यह पता चलता है कि भाई ये जो गैप आ रहा है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो गैप आ रहा है डिफरेंट ग्रुप की वजह से, डिफरेंट क्लासेस की वजह से, ये क्यों आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आप देखते हो ना, कुछ लोग अमीर है तो कुछ लोग क्या है, गरीब है। नेशनल इनकम इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस इंडिविजुअल्स इन द कंट्री। यानी कि जितने भी लोग रहते हैं इंडिया में, अब ऐसा तो नहीं है ना कि सभी को नेशनल इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाए, हो ही नहीं सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं। ऑल्सो some are educated and some are not educated, ठीक है ना। यानी कि कुछ पढ़े लिखे भी हो सकते हैं और कुछ पढ़े लिखे नहीं भी हो सकते, तो उनको उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही जॉब भी मिलती होगी, ठीक है ना। तो ऐसे में नेशनल इनकम कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, ठीक है ना। वो तो लोगों की एबिलिटी के बेसिस पर होगा ना, लोगों के काम के बेसिस पर होगा, ठीक है ना। जिसकी जॉब अच्छी होगी तो उसको नेशनल इनकम ज्यादा मिलेगी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा इनकम का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहां पर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती क्या, नेशनल इनकम, ठीक है। देयर आर
large inequalities of income between various individuals। यहां पे हमने देख ही लिया कि भाई यहां पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में inequalities देखने को मिलती है। Thus the theory of personal distribution studies how personal incomes of individuals are determined and how the inequalities of income emerge। तो यानी कि यहां पर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें देखने को क्या मिलता है बेसिकली, तो मैं आपको बता दूं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें यह देखने को मिलता है कि भाई हर एक व्यक्ति की इनकम कैसे निर्धारित की जाए, है ना, हर एक व्यक्ति की इनकम कैसे निर्धारित की जाए ना, यानी कि डिटरमाइन की जाए। अगर कोई लॉयर है तो उसकी क्या इनकम होनी चाहिए, डॉक्टर की क्या होनी चाहिए, टीचर की क्या होनी चाहिए, और कोई अगर स्मॉल स्केल पर काम कर रहा है, कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है या फिर कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है, तो उसकी इनकम क्या होनी चाहिए। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इन सबका एनालिसिस किया जाता है, यानी कि डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है कि इनकम क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ इनइक्वालिटीज को भी देखा जाता है। किसको देखा जाता है? इनइक्वालिटीज को भी देखा जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है, आप मान लो किसी कंपनी में काम करते हो, आपकी सैलरी इतनी है, मान लो 50,000 है, तो ये कैसे डिटरमाइन हुई कि 50,000 ही है, ठीक है ना। तो ये कुछ ना कुछ तो यहां पे निर्धारित किया जाता होगा ना। तो ये किसके अंदर किया जाता है? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। यानी कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हर एक लोगों की इनकम क्या होती है, डिफाइन होती है कि इसकी क्या होनी चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए। तो ये हमें वहां से पता चलता है, ठीक है ना। ऐसे आप देख सकते हो फैक्ट्री में एक इंसान काम कर रहा है, ठीक है ना, तो उसकी वेजेस जो होगी वो बहुत ही ज्यादा कम होगी। वहीं पे कोई एमएनसी में काम कर रहा है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी बहुत ही ज्यादा होगी। कहने का मतलब काफी ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एक वो इंसान जो फैक्ट्री में काम कर रहा है और एक वो इंसान जो किसी एमएनसी में काम कर रहा है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखोगे इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में काफी ज्यादा गैप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसी को तो डिटरमाइन करते हैं कि फैक्ट्री में काम करने वाले पर्सन की इनकम क्या होनी चाहिए और जो एमएनसी में काम कर रहा है उसकी क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो ये था आपका ये पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने आपको बताया था दूसरा भी होता है, कौन सा? फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन एक बात और है कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन को एक और नाम से जाना जाता है और उसका नाम है साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या कहते हैं हम? साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की। इट इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है ना, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑनर भी आ जाता है, जिसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो आप देखोगे ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आ जाता है। अब बात करें अगर इसकी इनकम की, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम क्या क्या हो सकती है? इनकम ऑफ द फैक्टर्स प्रोडक्शन आर रेंट फॉर लैंड। मान लो अगर जमीन ले रखी है तो उस पे क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा, ठीक है ना। और अगर लेबर लगा रखी है तो बदले में क्या मिलेगी? उसे वेजेस मिलेगी। और अगर आपने कैपिटल यानी कि लोन ले रखा है तो बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योर यानी कि ऑनर। और जो ऑनर होगा, जो उसको चला रहा होगा, उसको क्या मिलेगा बदले में? प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो रेंट है और ये जो वेजेस है, ठीक है ना, और इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो हो गया, ये सब क्या है? इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं? इनकम ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। और इसी इनकम को क्या करते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन विल लुक एट हाउ मच रेंट अ पीस ऑफ लैंड कैन गेट। ये हमें बताता है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें यह पता चलता है
कि किसी एक जमीन के टुकड़े का रेंट कितना मिलना चाहिए, यानी कि अगर कोई जमीन पर किसी के पास किसी ने जमीन ले ली काम करने के लिए, तो उस पर रेंट कितना बनेगा, वो कितना रेंट रिसीव करेगा, जिसने जमीन दी है उसकी मैं बात कर रहा हूं, वो कितना रेंट रिसीव करेगा उस जमीन पे। तो ये इस फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में पता चलता है। और क्या पता चलता है, इट विल लुक एट हाउ मच पे अ वर्कर रिसीव्स। इसमें यह भी पता चलता है कि इसमें यह भी देखने को मिलता है कि भाई एक वर्कर अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो बदले में उसे कितनी वेजेस मिलेगी, ठीक है, यानी कि कितना अमाउंट उसे रिसीव होगा। इट विल ऑल्सो एग्जामिन हाउ मच इंटरेस्ट कम्स फ्रॉम द कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड। और यहां पे ये भी देखने को मिलेगा कि भाई कैपिटल जो लगाई है या कैपिटल जो ली है, ठीक है ना, यानी कि अगर मान लो कैपिटल आप ऐसे समझ लो कहीं पे अगर लोन ले रखा होगा तो वो भी एक कैपिटल का पार्ट है, तो वहां पे जिससे लिया है तो उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट कितना होना चाहिए ये भी इसके अंदर देखी जाती है बात, ठीक है ना, ये भी देखने को मिलता है। एंड हाउ मच प्रॉफिट एंड एंटरप्रेन्योर कैन मेक। और यहां पे ये भी हम देखने को मिलता है कि भाई एक जो ऑनर होता है जो बिजनेस को चला रहा है, ठीक है ना, तो वो कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो ये सारी बातें हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखने को मिलती है। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, फैक्टर्स ऑफ इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो आप इनकम अर्न करते हो उसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कैसे, जमीन के बदले में रेंट देना, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जमीन के बदले में क्या देना, रेंट देना। साथ ही साथ लेबर के लिए क्या देना, उसे वेजेस देना, और कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देना, और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट। तो ये सब क्या हो रहा है, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव तो हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनकम ऑफ द फैक्टर्स प्रोडक्शन, ठीक है ना, यानी कि यहां पे आप लोगों को फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आ गया होगा। जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो जनरेट आप इनकम कर रहे हो, जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कहां पे, अमंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां पे आप लोगों ने देख लिया कि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। इसका एक और नाम है वो भी देख लेते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर शेयर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम है, फैक्टर शेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो यहां पे आप लोगों ने तीसरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे भी आपने समझ लिया। आगे चलते हैं और लास्ट एक्टिविटी होती है कौन सी, एक्सचेंज। कौन सी, एक्सचेंज। चलिए एक बार एक्सचेंज को भी समझ लेते हैं क्या होता है। इट एंश्योर्स द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिसीविंग ऑफ समथिंग अगेंस्ट गिविंग समथिंग। यानी कि इसमें क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यानी कि एक चीज आप लोगे तो बदले में दूसरी चीज आप दोगे, यानी कि कुछ लेना बदले में कुछ देना, आप ऐसे समझ लो, ठीक है ना, कुछ आप लेना बदले में कुछ देना। जैसे कि एक पर्सन है, वो किसी अगर कंपनी में जॉब करता है तो वो अपनी सर्विस दे रहा है। क्या दे रहा है, वो अपनी सर्विस दे रहा है, और बदले में उसे क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, ठीक है ना। बदले में उसे क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, यानी कि उस काम के बदले में पैसा मिल रहा है। तो एक्सचेंज दो तरीके का होता है, एक होता है मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है ना, या मॉनेटरी एक्सचेंज कह लो आप, और एक होता है बार्टर सिस्टम यानी कि बार्टर एक्सचेंज। अब मॉनेटरी सिस्टम में क्या होता है, नाम से ही इसमें छुपा हुआ आंसर इसका। मॉनेटरी मतलब जिसमें पैसा हो, इसके अंदर इन्वॉल्विंग मनी, इसके अंदर मनी क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। और बार्टर सिस्टम में क्या होता है, नॉट इन्वॉल्विंग मनी। अब अगर हम मॉनेटरी सिस्टम की बात करें तो ये जो आज चल रहा है ना सिस्टम, कि हम पैसे देके कुछ भी सामान ले लेते हैं, ठीक है ना, सारी चीजें पैसों से देखी जाती है, तो वो क्या है, मॉनेटरी सिस्टम है, क्योंकि पैसा यूज हो रहा है। और बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि वस्तु से वस्तु का एक्सचेंज होता है, यानी कि गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। कि मान लो किसी के पास 20,000 का लैपटॉप है, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट मतलब पड़ा होगा उसके पास लैपटॉप, लेकिन उसने वैल्यू निकाली तो 20,000 की बैटरी है उस लैपटॉप की वैल्यू डेप्रिशिएट करके, ठीक है ना, और उसको ना फोन की जरूरत थी। अब किसी एक और बंदे के पास
फोन है, वो फोन जो उस बंदे को चाहिए, और उसकी प्राइस भी 20,000 ही है, उसने वैल्यू निकाली। तो अब क्या होगा कि वो अपना लैपटॉप दे देगा उस व्यक्ति को, और बदले में वो व्यक्ति उससे क्या ले लेगा, फोन ले लेगा। तो यहां पे आप देखो, गुड्स के बदले में गुड्स का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो जब भी गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। पहले के टाइम पे होता था ऐसा, बहुत टाइम पे जब मनी नहीं हुआ करती थी, मनी नहीं चलती थी, तब हम कॉमोडिटी से कॉमोडिटी का ही ट्रांजैक्शन करते थे। किसी के पास, किसी को गेहूं चाहिए तो बदले में वो चावल देता था, तब जाके उसे गेहूं मिलती थी, ठीक है ना। इस तरीके का सिस्टम चला करता था। सोच के देख लो, अब जब पैसा चलता ही नहीं था तो वो टाइम कैसा हुआ करता होगा। लोग ऐसे ही करते थे, किसी को कुछ सामान चाहिए होता था तो उससे वो सामान को परचेज करते थे अपना कुछ सामान देकर, ठीक है ना, अपना कुछ सामान देकर वो उस सामान को परचेज करते थे जो चाहिए उन्हें, ठीक है। तो ये हो गया एक्सचेंज। तो यहां तक हमने ये जान लिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इकोनॉमी की, यानी कि अर्थव्यवस्था की। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो ये मीनिंग होता है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। यानी कि अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। यानी कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर एक इंसान, यानी कि उस सिस्टम को फॉलो करके हर एक इंसान क्या अर्न करता है, पैसा। क्या अर्न करता है, पैसा। यानी कि पैसा वो कमाता है किसके अंदर, एक सिस्टम को फॉलो करने के बाद, और उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझा दी, क्योंकि पैसा किस में होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही होता है। और जब हम उसी में बनाए हुए किसी एक सिस्टम को फॉलो करते हैं तब जाके किसका जन्म होता है, इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी का जन्म होता है। यहां अगर हम सिस्टम यानी कि व्यवस्था का मतलब समझे तो इसका मतलब होता है कि किसी भी काम को करने का तरीका, यानी कि किसी भी काम को करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, सिस्टम यानी कि व्यवस्था कहते हैं। मान लो कि एक टीचर स्कूल में सुबह के टाइम पढ़ाता है, ठीक है, तो आप देखो सुबह के टाइम वो पढ़ा रहा है, यानी कि पढ़ा रहा है, तो ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यानी कि स्कूल में पढ़ाने से उसके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। लेकिन यहां एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने इस एग्जाम्पल में बोला कि टीचर स्कूल में सुबह के टाइम पढ़ाने जाता है, तो ये क्या है, ये एक सिस्टम है। क्या है, ये एक सिस्टम है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसे फॉलो करके वो अर्निंग करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। यानी कि स्कूल का सिस्टम ही यही है कि भैया सुबह के टाइम आपकी जॉब है, तो आप सुबह के टाइम आओगे पढ़ाने तो ही आपको पैसा मिलेगा। तो ये क्या है, एक सिस्टम है, और टीचर को इसी सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, और फॉलो करने के बाद वो क्या कमाएगा, पैसा कमाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। यानी कि इकोनॉमी हुआ क्या, क्या हुआ कि भाई जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, हर एक इंसान किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, और हर एक इंसान जब इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़कर यानी कि उस सिस्टम को फॉलो करके वो जब पैसा कमाता है तो उसी को हम इकोनॉमी कहते हैं, यानी कि इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से, ठीक है ना। तो वो गुजारा किसके लिए करता है, वैसे टीचर जो है स्कूल में पढ़ा रहा है, रोज सुबह उठ के जाता है, वो तो किस लिए कर रहा है, वो अपना घर चलाने के लिए। किस लिए कर रहा है, वो अपना घर चलाने के लिए और संतुष्टि के लिए, ठीक है ना, संतुष्टि के लिए और घर चलाने के लिए। अब सवाल ये आता है कि सर इकोनॉमी क्या हर जगह होती है, तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि पैसा तो हर देश को चाहिए, ठीक है ना। अगर हम देखो, पैसा तो किसको चाहिए, हर देश को चाहिए होता है, ठीक है ना। अब बात आती है कि हर देश को अपना देश चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, ये बात तो फैक्ट है। इसलिए हम हर जगह इकोनॉमी की ही बात करते रहते हैं। इसलिए हम हर जगह किसकी बात करते रहते हैं, इकोनॉमी की ही बात करते रहते हैं कि आज इकोनॉमी बढ़ गई, आज इकोनॉमी घट गई। ऐसा हर देश में देखने को मिलता है।
आप सब भी न्यूज वगैरह में ये सब सुनते ही होंगे कि वहां इकोनॉमी को बार बार आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन कभी मतलब अच्छे से समझ में नहीं आ पाया होगा। लेकिन अब आपको इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था का मतलब अच्छे से समझ आ चुका है। यानी कि हमें एक बात तो अच्छे से पता चल चुकी है, और वो ये है कि हर एक इंसान किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्रोडक्शन हो या कंजम्पशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर एक्सचेंज हो। और इन्हीं एक्टिविटीज में जुड़कर हम पैसा कमाते हैं ताकि हमारी नीड्स पूरी हो सके और हमें संतुष्टि यानी कि सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है ना। अब सवाल यह आता है कि आखिर इस इकोनॉमी से हमें पता क्या चलता है। तो मैं बताता हूं आपको। एक देश की इकोनॉमी से हमें उस देश की आर्थिक स्थिति, तरक्की और विकास के बारे में पता चलता है। यानी कि उसकी देश की कंडीशन कैसी है, तरक्की देखने को मिलती है, पता चलता है, और डेवलपमेंट पता चलता है। किससे? इकोनॉमी से। मान लो अगर किसी देश की इकोनॉमी गिरती है, कम होती है मतलब, तो उस देश का आर्थिक विकास और तरक्की भी कम हो जाएगी। और अगर इकोनॉमी बढ़ती है तो आर्थिक विकास भी बढ़ता है, यानी कि तरक्की भी बढ़ेगी। सर एक बात समझ नहीं आई कि ये इकोनॉमी बढ़ने और घटने का मतलब क्या है। देखो सिंपल सी बात है, जब देश के अंदर, किसके अंदर? जब देश के अंदर, जैसे कि मैं यहां इंडिया की बात कर लेता हूं, मान लो अगर इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती है तो देश का विकास यानी कि डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। यहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने से मतलब है कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन और एक्सचेंज का बढ़ना, यानी कि देश के अंदर मनी का ट्रांजैक्शन ज्यादा होना। मनी का ट्रांजैक्शन ज्यादा होना, जितना ज्यादा पैसों का फ्लो होगा, ट्रांजैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होती रहेगी। ठीक है ना। वहीं दूसरी ओर मान लो अगर इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होती है तो देश का आर्थिक विकास भी कम होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम होगा। यहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होने से मतलब क्या है कि देश में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन और एक्सचेंज का कम होना या फिर घटना, यानी कि देश के अंदर मनी का ट्रांजैक्शन भी क्या होना, कम होना। इससे क्या होता है, मान लो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो रही है तो सिंपल सी बात है मनी का ट्रांजैक्शन अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर बढ़ेगी तो मनी का ट्रांजैक्शन भी अपने आप ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सर अब ये तो समझ में आ गया कि इकोनॉमी के बढ़ने और घटने का मतलब क्या होता है। अब आप ये बताइए कि आखिर ये इकोनॉमी बढ़ती और घटती किन वजहों से है, मतलब कब होता है ऐसा? ऐसी क्या बात है, ये लो अभी समझाता हूं मैं। देखो ऐसा होता है कि जब किसी भी देश में मंदी यानी कि रिसेशन आता है तो उस देश की इकोनॉमी गिर जाती है, मतलब कम हो जाती है। ठीक है ना। यहां रिसेशन का मतलब होता है आर्थिक मंदी यानी कि इकोनॉमिक स्लो डाउन। और ऐसा तब होता है जब किसी देश की जीडीपी कम होती है। यह एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें किसी देश के बिजनेस और इंडस्ट्रीज वगैरह में सफलता नहीं मिल पाती, यानी कि सब बिल्कुल ठप हो जाते हैं। ठीक है ना, कामकाज बिल्कुल खत्म सा हो जाता है। किसी भी देश के लिए रिसेशन बहुत ही खराब समय माना जाता है, क्योंकि इससे देश में पैसों का फ्लो यानी कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ठीक से नहीं हो पाते। परचेजिंग पावर यानी कि लोगों को खरीदने की जो क्षमताएं होती है, परचेजिंग पावर जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, कंज्यूमर्स की, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लोगों की जॉब चली जाती है और जो यंग पीढ़ियां हैं, जो यंग लोग हैं, उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो जाती है, शेयर मार्केट गिर जाती है, उपभोग यानी कि कंजम्पशन कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसा हो जाता है, तो देखो इसका बेस्ट एग्जांपल तो आप लोगों के नजरों में ही है। ठीक है ना, कोरोना वायरस। क्या? कोरोना वायरस। तो आपने देखा कि आप सभी इसी को समझ लो आप कि हुआ क्या। देखो
कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन हुआ, ठीक है ना, देश में क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ। उसके बाद काफी स्लो डाउन आ गया इकोनॉमी में, काफी लोगों की जॉब चली गई, देश की अर्थव्यवस्था खतरे में आ गई, पैसों का ट्रांजैक्शन हो नहीं पा रहा था क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था, क्योंकि जब लॉकडाउन हो गया तो लोग काम पे नहीं जा पाए, ठीक है ना। इंडस्ट्रीज और बिजनेस सब क्या हो गए, डाउन हो गए। इन्हीं सब चीजों की वजह से देश में इकोनॉमिक स्लो डाउन यानी कि रिसेशन देखने को मिला। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखा ना आप लोगों ने लॉकडाउन में क्या हुआ है, ठीक है ना। तो यहां हमने देखा कि कैसे रिसेशन यानी कि मंदी की वजह से किसी देश की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था गिर जाती है, क्योंकि कामकाज सारे ठप हो जाते हैं, लोग काम पे नहीं जा पाते हैं, ठीक है ना, ट्रांजैक्शंस हो ही नहीं पा रहा पैसों का। तो ये क्या है, मंदी ही तो है, इसे ही रिसेशन कहते हैं। काफी लोगों की जॉब भी चली गई, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। और इससे देश का आर्थिक विकास भी क्या होता है, घटता है। यानी कि मंदी जब आती है तो इससे आर्थिक विकास भी क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था गिरेगी तो आर्थिक विकास भी तो कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका अपोजिट सोच कर देखो, यानी कि उल्टा सोच कर देखो। मान लो देश में रिसेशन जैसी स्थिति यानी कि सिचुएशन ना हो, तो इससे देश की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था क्या होगी, नॉर्मल रहेगी, बढ़ेगी मतलब। और इससे देश का आर्थिक विकास भी बढ़ेगा, क्योंकि सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने लगेगी, लोग काम काज कर पाएंगे, ऑफिस में अपने जा पाएंगे, जॉब, लोगों को अच्छी जॉब मिल पाएगी, ठीक है ना। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा और लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तो यहां तक हमने इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था का मतलब अच्छे से समझ लिया। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ भी गया होगा कि इकोनॉमी का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। तो देखो, इकोनॉमी का मतलब अगर मैं लास्ट में आप लोगों को बताना चाहूं तो सिंपल सा मतलब यही है कि जितनी भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, कौन सी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जब हम उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ठीक है ना, चाहे स्कूल में पढ़ाना हो तो स्कूल में पढ़ाने के लिए एक जब हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, यानी कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़कर जब हम सिस्टम को फॉलो करते हैं और फॉलो करने के बाद जब हम पैसा कमाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। और ये हर देश में है। अब आप सोच रहे हो क्या इंडिया में ही इकोनॉमी देखने को मिलती है क्या? नहीं, पैसा हर देश को चाहिए, इसलिए हर देश इकोनॉमी की बात करता है, ठीक है ना। और हर देश की इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट यही है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इसलिए इकोनॉमी हर कंट्री अपने आगे क्यों लगाती है, पीछे क्यों लगाती है कि इकोनॉमी गिर गई, अमेरिका की इकोनॉमी इतनी है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बोला जाता है ना। तो ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि इससे आर्थिक विकास का पता चलता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पता चलता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में। देखो, यहां पे इकोनॉमी के कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसे हर एक इकोनॉमी फेस करती है, ठीक है ना। अब ये होती क्या है, चलिए समझते हैं। ये समस्याएं ऐसी होती है जिन्हें हर एक अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी फेस करती है। तीन तरह की ये प्रॉब्लम्स होती है। कितने तरह की होती है? तीन तरह की ये प्रॉब्लम्स होती है। ये समस्याएं प्रत्येक अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्सेस और अनलिमिटेड वांट्स की वजह से आती है, यानी कि स्कैरसिटी की वजह से आती है। क्योंकि आपको पता है कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो अनलिमिटेड होती है, और इसी की वजह से प्रॉब्लम आती है। और ये कौन सी प्रॉब्लम है? इकोनॉमी प्रॉब्लम, ठीक है ना। और ये हर एक इकोनॉमी में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है ना, इसी वजह से आती है। और इसे प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस यानी कि संसाधनों के आवंटन की समस्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसाधनों के आवंटन की समस्या, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि वो तीन केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी है। सबसे पहली समस्या आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि इस समस्या का संबंध उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के चयन की प्रत्येक चयनित वस्तु की उत्पादित की जाने वाली मात्रा से है। यानी कि सिंपली अगर मैं समझाना चाहूं, व्हाट टू प्रोड्यूस में यह प्रॉब्लम होती है कि भाई आखिर हम किन वस्तुओं का उत्पादन करें, यानी कि किन गुड्स को
प्रोड्यूस करे और कितनी क्वांटिटी में करे। दो बातें आ गई यहां पे। एक तो भाई मेरे को प्रोडक्शन अगर करना है तो किन वस्तुओं का करना है, किन गुड्स का करना है। दूसरी बात कि अगर मेरे को मान लो किसी गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो कितनी क्वांटिटी उसकी होनी चाहिए, यानी कि कितनी क्वांटिटी में करना है। तो एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दस कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स। मोर ऑफ वन गुड और सर्विस यूजुअली मीन्स लेस ऑफ अदर। मतलब सिंपल सी यहां पे बात है कि भाई हर एक अर्थव्यवस्था में जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और आप उन लिमिटेड रिसोर्सेज से आप सारे गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। कुछ गुड्स अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो कुछ को आप नहीं प्रोड्यूस करोगे, ऐसा ही होता है, यानी कि कम करना पड़ता है। यानी कि अगर एक को ज्यादा करना चाहते हो तो दूसरे को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं प्रत्येक अर्थव्यवस्था के पास सीमित संसाधन होते हैं, ठीक है ना, और इसी कारण ये सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकती। एक वस्तु या सेवा का अधिक होना सामान्यतः दूसरी वस्तु का कम होने को बताता है। दिस प्रॉब्लम हैज टू डायमेंशंस। इस प्रॉब्लम के कितने डायमेंशंस होते हैं, दो, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहला, व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू प्रोड्यूस, यानी कि कौन सी, यानी कि किन संभावित वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड विच कंज्यूमर गुड्स राइस, जैसे कि आप समझ सकते हो कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से, जैसे कि राइस, व्हीट, क्लोथ, ठीक है ना, एक्सेट्रा। एंड विच ऑफ द कैपिटल गुड्स, यानी कि मशीनरी वगैरह जो हो गए, आर टू बी प्रोड्यूस। यानी कि यहां पे ना हमें डिसाइड करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि भाई कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए या फिर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। मतलब भाई गेहूं, चावल या कपड़ों वगैरह का प्रोडक्शन किया जाए या फिर मशीन का प्रोडक्शन किया जाए, ठीक है ना। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। इन द सेम वे इकोनॉमी हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन सिविल गुड्स एंड वॉर गुड्स। और यहां पे इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था को नागरिक वस्तुएं, यानी कि जो सिविल गुड्स होते हैं, ब्रेड, मक्खन वगैरह हो गया, और युद्ध संबंधी वस्तुएं, यानी कि जैसे कि बंदूकें, टैंक, ठीक है ना, आदि के बीच भी क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है कि भाई वो सिविल गुड्स का प्रोडक्शन करे, जरूरी है वो भी, और साथ ही साथ वॉर गुड्स का, यानी कि युद्ध संबंधी वस्तुओं का प्रोडक्शन करे, वो भी जरूरी है। क्योंकि अगर मान लो उसका प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो हम किसी से फाइट करेंगे तो करेंगे कैसे, ठीक है ना, लकड़ी के डंडे तो लेकर जाएंगे नहीं हम लोग। तो यहां पर क्या करना पड़ रहा है, हमें चुनना पड़ रहा है कि सिविल गुड्स का प्रोडक्शन हो या फिर वॉर गुड्स का प्रोडक्शन हो, ठीक है ना। तो ये तो हो गई बात व्हाट टू प्रोड्यूस की, ठीक है ना, चॉइस की यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और दूसरा पॉइंट इसी में जो निकल के आता है वो आता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए। आफ्टर डिसाइडिंग द गुड्स टू बी प्रोड्यूस, मान लो मैंने सोच लिया कि मेरे को कपड़े का बिजनेस करना है, क्या सोच लिया, कपड़े का बिजनेस करना है, तो मैं ये सोचूंगा कितनी क्वांटिटी मेरे को कपड़ों की रखनी चाहिए ताकि मैं उन्हें बेच सकूं, ठीक है ना। तो कितनी क्वांटिटी मेरे पास कपड़ों की होनी चाहिए। आफ्टर डिसाइडिंग द गुड्स टू बी प्रोड्यूस, इकोनॉमी हैज टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ ईच कमोडिटी दैट इज सेलेक्टेड, ठीक है ना। इट मींस इन्वॉल्व्स अ डिसीजन regarding the quantity to be produced of a consumer and capital goods, civil and war goods। यानी कि उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं का चयन करने के बाद अर्थव्यवस्था को प्रत्येक वस्तु की मात्रा भी तय करनी होती है। इसका मतलब यह है कि इसे उपभोग वस्तुएं यानी कि कंज्यूमर गुड्स हो गए आपके, और पूंजीगत वस्तुएं यानी कि कैपिटल गुड्स हो गए के बीच, और साथ ही साथ नागरिक वस्तुएं यानी कि आपकी जो सिविल गुड्स होते हैं और युद्ध सामग्री यानी कि युद्ध संबंधी जो उत्पादित वस्तुएं होती है उनके बीच में क्या करना होता है, निर्णय लेना होता है, यानी डिसीजन लेना होता है कि भाई इसमें से किसका उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मैंने सोच लिया कि मेरे को कपड़ों का बिजनेस करना है, ठीक है ना। अब तो फिर मैं ये भी तो सोचूंगा कि कपड़ों का बिजनेस करना है तो कितनी मात्रा में करना है, ठीक है ना। पहले तो मैं यही नहीं समझ पा रहा था कि कपड़ों का करूं, ठीक है, बिजनेस, या फिर जूतों का करूं,
ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया कि भाई कपड़ों का करना है, तो अब ये कपड़ों का समझ लिया मैंने और ये भी देख लिया कि कितनी मात्रा में करना है, तो ये भी प्रॉब्लम एक निकल के आ गई। ठीक है ना, तो अब बात आती है सेकंड प्रॉब्लम की। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, जहां पे हमें क्या होता है, क्या देखना होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि भाई हम उत्पादन क्या करें ये सोचना होता है हमें। ठीक है ना, ये डिसीजन लेना होता है, डिसाइड करना होता है कि भाई हमें अगर प्रोडक्शन करना है, किसी ने सोच लिया कि हमें बिजनेस करना है, तो करना क्या है, किन गुड्स का करना है। ठीक है, तो ये थी पहली प्रॉब्लम जो हर एक इकोनॉमी के सामने आती है। तो आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसा होता है कि हर एक के सामने क्या आती है, ये प्रॉब्लम आती ही आती है, जहां पे उसे सोचना पड़ता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या उत्पादन किया जाए, और किया जाए तो कितनी मात्रा यानी कि क्वांटिटी में किया जाए। ठीक है ना, अगली जो प्रॉब्लम आती है हमारे सामने वो आती है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे उत्पादन करें। दिस प्रॉब्लम refers to a selection of technique to be used for production of goods and services। यह समस्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त तकनीक के चयन की समस्या है। यानी कि यहाँ पे हमें जब टेक्नोलॉजी चूज करनी होती है कि भाई मैंने कपड़ों का बिजनेस अगर सोचा तो मैं कौन सी टेक्निक यूज करूं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे करूं मैं। तो कैसे करूं मतलब यहां पे ये टेक्निक की प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी टेक्निक का यूज करके मैं प्रोडक्शन का बिजनेस करूं। ठीक है ना, कपड़ों का बिजनेस करूं, सॉरी कपड़ों का बिजनेस करूं, कौन सी टेक्निक का यूज करके। ठीक है ना, देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां पे दो टेक्निक होती है बिजनेस करने की, प्रोडक्शन करने की। एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसे हम बोलते हैं श्रम प्रधान तकनीक, और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसे हम बोलते हैं पूंजी प्रधान तकनीक। चलिए आइए अब हम एक बार देख लेते हैं कि इन दोनों तकनीकों का मतलब क्या होता है। देखो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इट इंप्लाइज ग्रेटर यूज ऑफ लेबर देन कैपिटल। इसका मतलब होता है जहां पे आप कैपिटल के बदले लेबर का यूज ज्यादा करते हो, यानी कि कैपिटल की तुलना में जब आप लेबर का यूज ज्यादा करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेबर इंटेंसिव, यानी कि मशीनों का यूज कम होता है। कैपिटल मतलब आप समझ लो मशीनों का यूज कम हो रहा है और व्यक्तियों का यूज ज्यादा हो रहा है, यानी कि लेबर का यूज ज्यादा हो रहा है। किसी फैक्ट्री में मान लो मशीनें कम है लेकिन लेबर ज्यादा है, तो इसे बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, इट प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट, ये तकनीक रोजगार को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ लेबर्स, अगर वर्कर्स ज्यादा होंगे तो ये क्या होगा, रोजगारी तो बढ़ेगा इससे। तो ये किसको प्रमोट करता है, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है, क्योंकि मशीनों से ज्यादा लोग है, मशीनों से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो जितने लोग होंगे उतना क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगी ना। तो ये तो बात आप लोगों को समझ में आ गई, इट प्रमोट्स किसको, एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, अब हम समझते हैं कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है। इट एम्प्लाइज ग्रेटर यूज ऑफ कैपिटल देन लेबर। अब इसमें उल्टा हो गया कि भाई लोगों से ज्यादा मशीनों का यूज किया जा रहा है, यानी कि मशीनें ज्यादा हैं और लोग कम है। ठीक है ना, यानी कि मशीनों का यूज ज्यादा हो रहा है और लोगों का कम हो रहा है। इसका मतलब होता है श्रम की तुलना में पूंजी का अधिक उपयोग करना। इट प्रमोट्स एफिशिएंसी, ये तकनीक एफिशिएंसी को प्रोत्साहित करती है। किसको, एफिशिएंसी को, क्योंकि मशीन से जल्दी जल्दी काम हो जाता है और लेबर से इतना इफेक्टिवली काम नहीं हो पाता। ठीक है ना, मशीन आप कितने भी घंटे कॉन्टिन्यूसली आप चला सकते हो और अपना प्रोडक्शन कर सकते हो। जो मतलब लेबर अगर वो काम एक दिन में कर रही है, पूरा कंप्लीट कर रही है, तो मशीन वो 3-4 घंटे में निपटा देती है। ठीक है ना, तो इसलिए मशीन में क्या है, एफिशिएंसी ज्यादा है। एफिशिएंसी किसे कहते हैं, काम को करने की कुशलता। ठीक है ना, काम को इफेक्टिवली करने की कुशलता। तो किसके अंदर है, वो मशीनों के अंदर ज्यादा है। ठीक है ना, मशीनें अच्छे से काम कर लेती है, तो इसे हम बोलते हैं कौन सी टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, द चॉइस, अब यहां पे बात क्या हुई, द चॉइस बिटवीन द लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स बिकम्स अ प्रॉब्लम बिकॉज labor intensive technique helps reduce unemployment while capital intensive technique increase GDP growth। देखो होता क्या है, अब यहां पे ना टेक्निक को चूज करना होता है,
चॉइस करनी होती है कि भाई मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करूं या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करूं। अगर मैं लेबर को ज्यादा लगाऊंगा, लोगों को काम पे ज्यादा लगाऊंगा, तो इससे क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी दूर होगी। बेरोजगारी क्या होगी, दूर होगी। वहीं पर अगर मैं मशीनों को ज्यादा यूज करूंगा और लोगों का कम यूज करूंगा, तो इससे क्या होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन तेजी से होगा मशीनों के आने की वजह से, तो जीडीपी की ग्रोथ भी अच्छी होगी। ठीक है ना। तो यहां पे मुझे ना चॉइस करनी पड़ रही है, चूज करना पड़ रहा है कि मैं किसका करूं। ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया था चॉइस बिटवीन लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है। हियर अगेन द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि यहां पर जो एक प्रमुख कारण जो निकल कर आया, जो मेन कारण निकल कर आया ऐसा होने का, वो है स्कैर्सिटी, यानी कि रिसोर्सेज, क्योंकि आपके पास क्या होते हैं, लिमिटेड ही होते हैं ना। तो श्रम प्रधान तकनीक तथा पूंजी प्रधान तकनीक में से किसी एक का चयन एक समस्या है। ये क्या है, एक समस्या है, क्योंकि श्रम प्रधान तकनीक बेरोजगारी घटाने में सहायक होती है और जबकि पूंजी प्रधान तकनीक जीडीपी को बढ़ाने में सहायक होती है। यहां भी इस समस्या का मूल कारण जो होता है ना, वो क्या होता है, संसाधनों की दुर्लभता ही है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कपड़ों का उत्पादन या तो बता ही दिया मैंने आप लोगों को, वैसे तो लेबर और मशीन का करके किया जा सकता है। तो यहाँ पर मुझे चूज करना पड़ेगा कि मैं मशीनों का यूज करूं या फिर लेबर का यूज करूं। ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम भी क्या है एक आप लोगों की, इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। मान लो कि मैंने सोचा कि भाई लेबर का यूज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेबर का यूज करके प्रोडक्शन करते हैं, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है ना। तो मैंने ये सोच लिया कि कपड़ों का बिजनेस करता हूं, तो मैं काम करता हूं क्या, ज्यादा लोगों को लगा देता हूं, मशीन को कम लगाता हूं, तो इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, इससे एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो। ठीक है ना। अब चलते हैं आखिरी प्रॉब्लम पे। ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। भाई मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, मैंने पहले सोचा व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, यहां तक बात हो गई। फिर मैंने सोचा हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस में मैंने देखा कि क्या उत्पादन किया जाए, तो मैंने सोच लिया कि भाई कपड़े का करना है। फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम आ गई, जैसे मैंने सोचा व्हाट टू प्रोड्यूस वाली ये प्रॉब्लम खत्म हो गई ना, फिर एक और प्रॉब्लम आ गई मेरे सामने कि भाई कैसे करना है। आपने ये तो कह दिया कि कपड़ों का करना है, लेकिन करना कैसे है। ठीक है ना। तो उसमें देखा लेबर इंटेंसिव टेक्निक थी और कैपिटल थी, तो मैंने लेबर इंटेंसिव टेक्निक को चुन लिया। ठीक है ना। अब तीसरी प्रॉब्लम भी तो आएगी कि भाई आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हो। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू अ सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। ठीक है ना। वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर पुअर एंड लेस रिच और मोर रिच एंड लेस पुअर, यानी कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो ना कपड़ों का, ठीक है, तो वो ज्यादा अमीर लोगों के लिए कर रहे हो और गरीब लोगों के लिए कम कर रहे हो, या फिर गरीब लोगों के लिए ज्यादा कर रहे हो और अमीर लोगों के लिए कम कर रहे हो। तो कैसे कर रहे हो आप कि भाई आप अपने मतलब शॉप पे कपड़े कैसे रखोगे, आप अमीर लोगों के लिए ज्यादा रखोगे और गरीब लोगों के लिए कम रखोगे, या फिर गरीब लोगों के हिसाब से कपड़े आप ज्यादा रखोगे जो कम प्राइस पे होंगे और अमीर लोगों के हिसाब से कपड़े आप कम रखोगे। तो कैसे करोगे आप ये काम। ठीक है ना। इसलिए कहा गया फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए कर रहे हो आप, अमीर लोगों के लिए कर रहे हो या गरीब लोगों की कैटेगरी के लिए कर रहे हो। ठीक है ना। तो आगे देखो आप, सिंस रिसोर्सेस आर स्केर्स इन एवरी इकोनॉमी, नो सोसाइटी कैन सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ इट्स पीपल। तो देखो आपको पता ही है क्या कि रिसोर्सेस तो आपके हमेशा क्या होते हैं, स्केर्स होते हैं हर एक अर्थव्यवस्था में, यानी कि हर एक इकोनॉमी में जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है। और आप किसी भी सोसाइटी की सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लोगों की सारी इच्छाओं को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, लोगों की जो भी इच्छाएं होंगी आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। Thus a problem of choice arises, तो यहां पे भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो गई। गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर द गुड्स डिपेंड्स अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम। यानी कि अगर हम मेरे को अब ये देखना था कि भाई किसके लिए किया जाए प्रोडक्शन,
तो यहाँ पे एक बात निकल के आई कि भाई जिनकी पेइंग कैपेसिटी होगी, यानी कि जो अफोर्ड कर सकेंगे, ठीक है ना, तो उनके हिसाब से प्रोडक्शन किया जाए, यानी कि जो गुड्स को क्या कर सकेंगे, अफोर्ड कर सकेंगे, यानी कि कपड़ों को खरीद सकेंगे, ठीक है ना। और पेइंग कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है, लेवल ऑफ इनकम। किसके ऊपर डिपेंड होती है, लेवल ऑफ इनकम, यानी कि इंसान की इनकम कितनी है उसी पर डिपेंड होता है कि वो उस चीज को खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा, ठीक है ना। इस समस्या से अभिप्राय, हिंदी में भी देख लेते हैं, इस समस्या से अभिप्राय उस वर्ग के लोगों के चयन से है जो अंततः वस्तुओं का उपभोग करेंगे। अर्थात इसमें यह देखा जाता है कि वस्तुओं का उत्पादन गरीब लोगों के लिए अधिक और अमीर लोगों के लिए कम किया जाए, या फिर अमीर लोगों के लिए ज्यादा और गरीब लोगों के लिए कम किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में संसाधनों की दुर्लभता के कारण कोई भी समाज अपनी सभी लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसी कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वस्तुओं का उत्पादन उन लोगों के लिए किया जाता है जिनके पास क्रय शक्ति होती है, यानी कि परचेजिंग पावर होती है, और क्रय शक्ति लोगों की आय पर निर्भर करती है, ठीक है ना। अगर मान लो सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड, ठीक है ना, क्या मान लो, सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड इफ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दी पुअर, ठीक है ना। अगर मान लो हमने ये सोच लिया कि गरीब लोगों को भाई पहले अहमियत देनी है तो उनके लिए प्रोडक्शन किया जाए, तो इससे क्या होगा, इट वुड प्रमोट इक्वालिटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द पुअर, द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स वुड रिमेन लो। तो इससे इक्वालिटी तो आप स्टैब्लिश कर दोगे, इक्वालिटी तो देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट होगा ना वो कम रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे तो प्रॉफिट अमीर लोगों को कपड़े अमीर लोगों को बेचने पर ज्यादा होगा, ठीक है ना, और गरीब लोगों पर अगर वो कपड़े बेचेगा तो उससे प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर इक्वालिटी तो एक तरीके से हो गई, यानी कि सोशल जस्टिस की बात तो हो गई। अगर हम गरीब लोगों के लिए ज्यादा सोचते हैं प्रोडक्शन को लेकर कि उनके लिए कपड़े ज्यादा बनाते हैं हम, तो यहाँ पे इक्वालिटी तो देखने को मिल रही है, सोशल जस्टिस तो हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि उनको तो ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ कि प्रोड्यूसर्स का जो प्रॉफिट होगा ना वो क्या हो जाएगा, कम रह जाएगा। और लो प्रॉफिट मींस लो इन्वेस्टमेंट। कम प्रॉफिट का मतलब ही क्या होता है, कम इन्वेस्टमेंट, इंप्लाइंग दैट जीडीपी ग्रोथ, ठीक है ना, इंप्लाइंग दैट लो जीडीपी ग्रोथ। इससे क्या हुआ, जीडीपी ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना, प्रॉफिट कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट कम हुई, इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो जीडीपी ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द इकोनॉमी वुड रिमेन बैकवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। तो इकोनॉमी अपने क्या हो जाएगी, बैकवर्ड में आ जाएगी, ठीक है ना। Thus there is a problem of choice between सोशल इक्वालिटी एंड जीडीपी ग्रोथ। तो यहां पे क्या होता है कि एक प्रॉब्लम निकल के आती है, किसके बीच में, सोशल इक्वालिटी और जीडीपी ग्रोथ के बीच, कि हमें ये डिसाइड करना होता है भाई सोशल इक्वालिटी को इंपॉर्टेंस दी जाए या फिर जीडीपी ग्रोथ को इंपॉर्टेंस दी जाए। सोशल इक्वालिटी मतलब गरीब लोगों को भी ज्यादा अहमियत दी जाए, ठीक है ना, जितनी अमीर लोगों को दी जा रही है, और या फिर जीडीपी ग्रोथ यानी कि प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट को अहमियत दी जाए। तो इसका मतलब अगर प्रोड्यूसर के प्रॉफिट को ज्यादा अहमियत दी जाएगी तो गरीब लोगों पे ध्यान नहीं जाएगा, और अगर गरीब लोगों पे ध्यान दिया जाएगा यानी कि सोशल इक्वालिटी होगी तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। यदि उत्पादन निर्धन वर्ग के लिए, अब हिंदी में भी देख लो, यदि उत्पादन निर्धन वर्ग के लिए किया जाता है तो सामाजिक न्याय को तो प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है ना, इसमें समानता को प्रोत्साहन मिलता है। निर्धन वर्ग के उत्पादन करने पर उत्पादकों के लाभों में कमी आती है। कम लाभ का अर्थ है कम निवेश, अर्थात जीडीपी की ग्रोथ भी कम होगी। इस कारण अर्थव्यवस्था में आने वाले लंबे समय तक पिछड़ी हुई रहेगी, यानी कि लंबे समय तक इकोनॉमी जो रहेगी ना वो बैकवर्ड रहेगी हमारी। किस वजह से, क्योंकि जीडीपी की ग्रोथ कम हो गई है, ठीक है ना, जीडीपी की ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है, अगर हम सिर्फ सोशल जस्टिस को ही फोकस करें तो, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकारों की। इसे
इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि आर्थिक प्रणालियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक प्रणालियां भी कहते हैं। चलिए देखते हैं कि कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक होती है सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, दूसरी होती है कैपिटलिस्ट, और एक होती है, तीसरी होती है कौन सी? मिक्स्ड, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि जैसे हम ये इकोनॉमी पढ़ेंगे ना, तीनों इकोनॉमी के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, तो हर एक इकोनॉमी के अंदर जो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो इनके सॉल्यूशंस भी पढ़ेंगे कि आखिर ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं, कौन सी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स आई है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस सबके सामने हर एक इकोनॉमी में जो आई है, हर एक इकोनॉमी में ये जो प्रॉब्लम्स आई है, व्हाट टू प्रोड्यूस हो गई, हाउ टू प्रोड्यूस आ गई, ठीक है ना, और फॉर होम टू प्रोड्यूस हो गई। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाएगा, डील कैसे किया जाएगा, तो ये भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। किसके अंदर पढ़ेंगे? इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे आप इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हो। यानी कि इसमें 2 बातें हो गई। एक तो मैं आप लोगों को इन तीनों इकोनॉमी का मतलब बताऊंगा, सोशलिस्ट हो गया, कैपिटलिस्ट हो गया और मिक्स्ड हो गया। फिर मैं आपको यहीं पर यह भी बताऊंगा कि कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हर एक इकोनॉमी सॉल्व करती है, ठीक करती है, यानी कि इस तरीके से डिसीजन लेती है और डिसीजन लेके उसको क्या करती है? सॉल्व कर लेती है, यानी कि प्रॉब्लम को खत्म करती है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, हम तीनों को डिटेल में समझते हैं। पहले हम बात करेंगे कैपिटलिस्ट की, और यहां हम ये भी बात करेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हर एक इकोनॉमी में देखना है, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पहले मैं मीनिंग पढ़ाऊंगा, फिर इसी के अंदर मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ऐसे ही बात होगी किसके अंदर? सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, और ऐसे ही बात होगी किसके अंदर? मिक्स्ड इकोनॉमी। भाई सिंपल सी बात है, अगर प्रॉब्लम्स है कहीं पर दुनिया में तो उसके सॉल्यूशंस भी तो होने चाहिए ना। तो मैंने प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात बता दी कि भाई ये प्रॉब्लम आती है, हर अर्थव्यवस्था के सामने आती है, हर एक इकोनॉमी के सामने आती है ये प्रॉब्लम, हर देश के सामने आती है। कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये तो मैंने बात करी है सिर्फ प्रॉब्लम्स की। अब मैं बात करूंगा इनके सॉल्यूशंस की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की, उसी के अंदर हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जिसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। It refers to an economy in which means of production are owned, controlled and operated by private sector। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, नियंत्रण व क्रियान्वयन, ठीक है ना, निजी क्षेत्र के पास रहता है। किसके पास रहता है? निजी क्षेत्र के पास रहता है। दिस इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी। इसका एक और नाम है, क्या नाम है? मार्केट इकोनॉमी। इस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। प्रोडक्शन इज डन मेनली मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि उत्पादन यहां मुख्य रूप से अधिकतम लाभ के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको फीचर्स बता रहा हूं, पहले तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया, अब मैं इसके क्या पढ़ा रहा हूं आप लोगों को? फीचर्स, ठीक है ना। और तो यहां पे तो आपको बात समझ में आ गई कि भाई प्राइवेट सेक्टर की बात आ रही है, तो सिंपल सी बात है, उनका तो मेन मोटिव ही प्रॉफिट कमाने का होता है, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग इज डन बाय द प्राइवेट सेक्टर ओनली। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। यहाँ पे जितने भी डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा? प्राइवेट सेक्टर लेगा सिर्फ। तो यहाँ पे लिखा ना, डिसीजन मेकिंग इज डन बाय द प्राइवेट सेक्टर ओनली। इसमें सिर्फ निजी क्षेत्र द्वारा निर्णय लिया जाता है। ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योर आर प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि सभी उत्पादन के साधनों, चाहे वो भूमि हो, श्रम, पूंजी, स्वामित्व पर निजी स्वामित्व का अधिकार होता है। किसका? निजी स्वामित्व का अधिकार होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है?
प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब क्या होती है? प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल, यहां सरकार कोई अपनी भूमिका नहीं अदा करती, सरकार का यानी कि यहां पे कोई रोल नहीं होता। अब इसके अगर मैं आपको एग्जांपल्स बताना चाहूं तो आप ऐसे समझ लो, जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो ये आप इसके क्या समझ लो, एक तरीके से इसके एग्जांपल्स समझ लो। अंडर दिस अब हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे सॉल्यूशन यहां पे निकल कर आते हैं, किसके? सेंट्रल प्रॉब्लम्स के। अंडर दिस इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है ना। अब किस तरीके से यहां पे सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, किसके? सेंट्रल प्रॉब्लम्स के। यानी कि मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि कैसे हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रॉब्लम कौन सी थी? व्हाट टू प्रोड्यूस थी ना। तो देखो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है कि द प्रोड्यूसर्स, यानी कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे हम? द प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस दोज गुड्स विच ऑफर देम हाई प्रॉफिट। यानी कि देखो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। कैसे भाई? पहले प्रॉब्लम आई थी व्हाट टू प्रोड्यूस। अगर ये प्रॉब्लम प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से आ रही है, किसके हिसाब से आ रही है? प्राइवेट सेक्टर के सामने आती है ना ये प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस वाली, तो वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? वो उन गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहेंगे, यानी कि उन गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे जिसमें ज्यादा प्रॉफिट छिपा होगा, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट छिपा होगा, वो उसी को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम तो इन्होंने सॉल्व कर ली, किसने? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम जो थी, सेंट्रल प्रॉब्लम, वो कौन सी थी? हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें। तो इस प्रॉब्लम को भी कैसे ठीक किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा? ये इकोनॉमी कैसे ठीक करती है इसे? द प्रोड्यूसर्स विल ऑलवेज यूज्ड दैट टेक्नोलॉजी विच मैक्सिमाइजेस एफिशिएंसी एंड मिनिमाइज कॉस्ट, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात है, यहां पर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। कैसे? देखो सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम क्या थी पहले वो देख लेते हैं। प्रॉब्लम थी कि भाई लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करें या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करें। हाउ टू प्रोड्यूस में मतलब कैसे करें हम, कैसे उत्पादन करें। तो ये प्रॉब्लम जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के सामने आई तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया आप देख सकते हो। उन्होंने ये देखा कि भाई हम उस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ठीक है ना, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो, एफिशिएंसी ज्यादा हो और कॉस्ट बिल्कुल कम हो, ठीक है ना। एफिशिएंसी ज्यादा हो और कॉस्ट क्या हो? कम हो। तो इस तरीके से उन्होंने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया, क्योंकि आपको पता है एफिशिएंसी ज्यादा होगी, कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम होगी तो इससे प्रॉफिट ज्यादा निकल के आता है, ठीक है ना। अब तीसरी प्रॉब्लम भी थी जो थी आप लोगों की, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए किया जाए। द प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए किया जाए आपको पता है ना कि यहां पर अमीर और गरीब का चक्कर पड़ रहा था उस कैटेगरी में, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस गुड्स फॉर दोज पीपल हु कैन अफोर्ड टू पे हाई प्राइस। पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर ऑफन इग्नोर कर दिया जाता है। जो गरीब वाला सेक्शन होता है ना, पुअर सेक्शन होता है, उसे हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। यानी कि इस इकोनॉमी के अंदर, इस इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं इस इकोनॉमी के अंदर कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए प्रोडक्शन करते हैं जो उनके गुड्स को खरीद सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जिनकी औकात है उन गुड्स को खरीदने की, अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ उन्हीं गुड्स का क्या किया करते हैं ये लोग? प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने तीसरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। किसके अंदर? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है? प्राइवेट सेक्टर ही तो होता पूरा। तो उनके सामने जब ये तीन प्रॉब्लम्स आई, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, तो उन्होंने इस तरीके से इनको सॉल्व किया, ठीक है। अब हम यहां इसमें आप सभी को एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करें। ये इससे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं तो इसका मेन जो मोटिव होता है ना, सिर्फ प्रॉफिट होता है। मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं जितने भी डिसीजंस होंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं डिसीजंस, ठीक है ना। कौन लेती है? मार्केट इकोनॉमी लेती है कि भाई किसमें ज्यादा प्रॉफिट छिपा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं
और बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की। सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है ना, ठीक है ना, वो किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। यानी कि यह वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व, नियंत्रण व क्रियान्वयन सरकार द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सरकार द्वारा होता है। यानी कि गवर्नमेंट का इस पे कंट्रोल होता है पूरी तरीके से, ठीक है ना। दिस इकोनॉमी ऑल्सो नोन एज सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, इसका एक और नाम है। क्या नाम है? सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, यानी कि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी इसे कहते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं हम, प्रोडक्शन इज डन मेनली फॉर मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, ठीक है ना। तो यहां पे प्रोडक्शन जो होता है ना, वो सिर्फ किस लिए किया जाता है? ताकि सोसाइटी का यानी कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो सके। यानी कि यहां मुख्य रूप से अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए उत्पादन किया जाता है। डिसीजन मेकिंग इज डन बाय द गवर्नमेंट ओनली, यहां पे सिर्फ सरकार द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं। जो भी डिसीजंस होंगे ना, वो किसके द्वारा लिए जाएंगे? सिर्फ सरकार द्वारा। ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे जितने भी उत्पादन के जो साधन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह, ये सब किसकी प्रॉपर्टी है? सरकार की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। किसकी प्रॉपर्टी है? सरकार की, ठीक है ना। सरकार का स्वामित्व होता है। गवर्नमेंट प्लेज द कंप्लीट रोल, यहां सरकार का पूरा रोल दिखाई देता है। यानी कि सारी भूमिका यहां पे सरकार की होती है। अब जैसे कि मैं इसका भी एक एग्जांपल अगर लेना चाहूं तो आप ऐसे समझ लो, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये क्या है? आप लोगों के सोशलिस्ट इकोनॉमी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, तो ये इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इसमें भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। अंडर दिस सिस्टम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड इन फॉलोइंग मैनर। तो सबसे पहली प्रॉब्लम कौन सी आती है? अब हम देखेंगे कि सरकार कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। मार्केट इकोनॉमी में यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर कैसे सॉल्व कर रहा था प्रॉब्लम्स को। अब हम ये देखने वाले हैं कि सरकार कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी? सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, ठीक है। सबसे पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। गवर्नमेंट्स विल प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स दैट अचीव मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, यानी कि सरकारें केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेगी जिनसे अधिकतम कल्याण प्राप्त हो, ठीक है ना, जिनसे यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो सिर्फ वो भी किसको? सोसाइटी को। यानी कि सिर्फ उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा जिसमें वेलफेयर छिपा हो। क्या छिपा हो? वेलफेयर छिपा हो, कल्याण छिपा हो, ठीक है ना। अब दूसरी प्रॉब्लम थी कौन सी? हाउ टू प्रोड्यूस, और उसमें क्या था? टेक्निक, कि कौन सी टेक्निक का यूज किया जाए। तो यहां पर गवर्नमेंट ने इसे कैसे सॉल्व किया? दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल बी एडॉप्टेड विच इज सोशली मोस्ट डिजायरेबल। एग्जाम्पल, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है ना। अब देखो यहां पे हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आप समझो। यहां पे सरकार ने जो हाउ टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम थी कि भाई कैसे करें प्रोडक्शन, तो यहां पे सरकार ने उस टेक्निक को फॉलो किया, ठीक है, उस टेक्निक को फॉलो किया जिससे सोशल वेलफेयर भी हो रहा था। जैसे कि सरकार ने लेबर इंटेंसिव टेक्निक को प्राथमिकता ज्यादा दी। क्यों? क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार इससे बढ़ेगा। बेशक प्रॉफिट ना हो इतना, लेकिन रोजगार क्या होगा? इससे बढ़ेगा, वेलफेयर होगा एक तरीके से, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। तीसरी प्रॉब्लम थी फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए उत्पादन किया जाए। यानी कि यहां पर अब हम देखेंगे कि सरकार कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो देखो, इनफ गुड्स will be produced for poor section of the society even when production of such goods are not profitable, यानी कि समाज के निर्धन वर्ग के लिए
पर्याप्त वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। बेशक इन वस्तुओं का उत्पादन लाभकारी ना हो, यानी कि सरकार यहां पे इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेगी कि भाई पर्याप्त मात्रा में हमें एक सफिशिएंट क्वांटिटी हमें गरीब लोगों के लिए भी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है ना। बेशक उससे प्रॉफिट ना हो हमें, लेकिन हमें उन लोगों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यानी कि यहां पे प्राथमिकता दी गई किसको? सोशल जस्टिस को। किसको? सोशल जस्टिस को, ठीक है ना। तो यानी कि यहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट को छोड़कर किसको प्राथमिकता दी गई? सोशल जस्टिस को। यानी कि हम कह सकते हैं अधिकतम लाभ की तुलना में सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है ना। अधिकतम लाभ की तुलना में किसको प्राथमिकता दी जाती है? सामाजिक न्याय को, ठीक है ना। मेन प्रायोरिटी यहां पे क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, क्या होता है? सोशल जस्टिस होता है। यानी कि यहां भी आपको एक बात तो अच्छे से समझ आ गई होगी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। किसको ध्यान में रखकर लिए जाते हैं? सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं आखिरी इकोनॉमी की, जिसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। यानी कि यह है वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर जो स्वामित्व होता है ना, क्या होता है? स्वामित्व होता है, और जो नियंत्रण होता है, ठीक है ना, ये निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा भी किया जाता है। यानी कि इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही आ गए, ठीक है ना। इट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ बोथ सेंट्रल प्लान्ड एंड मार्केट इकोनॉमी। यानी कि इसमें केंद्रीकृत योजनाबद्ध व बाजार अर्थव्यवस्था दोनों की ही विशेषताएं पाई जाती है। यानी कि बेस्ट फीचर्स आ जाते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, और बेस्ट फीचर्स आ गए किसके? सोशलिस्ट इकोनॉमी के, और दोनों को जोड़कर क्या बन गया? मिक्स्ड इकोनॉमी बन गई। क्या बन गई? मिक्स्ड इकोनॉमी बन गई, ठीक है। प्रोडक्शन इज डन फॉर द बोथ मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। यानी कि यहां पर उत्पादन यहां पर दोनों अधिकतम लाभ तथा अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। All the means of production are both private as well as government property। यानी कि सभी उत्पादन के साधनों पर दोनों निजी और साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का स्वामित्व होता है, ठीक है ना। Both government sectors and private sector play an important role together, ठीक है ना। सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं मैं आपको वो भी बता दूं। एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि आपका सेमी गवर्नमेंट स्कूल हो गया, जिसे हम एडिट स्कूल कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है ना। एडिट हॉस्पिटल्स भी आप समझ लो, जो आधा सरकारी होता है, ठीक है ना, और आधा प्राइवेट होता है। तो यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पे गवर्नमेंट भी रोल प्ले कर रही है अपना और प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, तो वो सेमी गवर्नमेंट में आ जाता है। तो वो क्या है? एक तरीके से आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि कैसे मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि दोनों मिलकर कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अंडर द सिस्टम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड इन फॉलोइंग मैनर। Decisions regarding what, how and for whom to produce are taken both to maximize profit as well as social welfare। यानी कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए से संबंधित निर्णय अधिकतम लाभ तथा अधिकतम सामाजिक कल्याण दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, ठीक है ना। इन सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन producers are free to take their decisions with a view to maximizing profit। यानी कि कुछ क्षेत्रों में यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के ऊपर पूरा राइट होता है कि भाई आप ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए डिसीजन ले सकते हो, और कुछ एरिया ऐसे भी निश्चित किए गए हैं जहां पे सरकार जो है वो डिसीजन ले सकती है सिर्फ, और
किस चीज को ध्यान में रखकर? सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर, ठीक है ना। इन सर्टेन अदर एरियाज डिसीजंस आर टेकन एंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ अ सोशल कंसिडरेशन, ठीक है ना। यहां भी एक बात तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि व्हाट, हाउ और फॉर होम टू प्रोड्यूस से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं वो ना तो पूरी तरह से मार्केट फोर्सेस यानी कि बाजार शक्तियों पर छोड़े जाते हैं और ना ही केंद्रीय अधिकारी यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी पर छोड़े जाते हैं। मार्केट फोर्सेस और सेंट्रल अथॉरिटी दोनों ही अपनी भूमिका निभाते हैं और मिलकर काम करते हैं। मार्केट फोर्सेस का नेचर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का होता है, वहीं दूसरी ओर सेंट्रल अथॉरिटी का फोकस सोशल वेलफेयर पर होता है। तो यह था पूरा कॉन्सेप्ट किसका? इकोनॉमिक सिस्टम का। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर इंडिया में कौन से सिस्टम को फॉलो किया जाता है? तो आपको मैं बता दूं, परेशान मत होइए, ठीक है ना। देखो, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया जाता है। किसको? मिक्स्ड इकोनॉमी को, यानी कि इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, द मिक्स्ड इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड बाय द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना। अब क्यों? बिकॉज it is a system in which both the private sector and the public sector together solve the central problems of an economy। क्योंकि ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये था आज का पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको काफी टॉपिक समझा दिए और सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैंने इकोनॉमी का मतलब अच्छे से समझा दिया और आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। अगर आपको, ठीक है ना, ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अगले वीडियो में मैं कुछ और नई बातें लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।